नमस्कार दोस्तों। इस नए वीडियो में पॉलिटिकल बात होगी। कर्नाटक की सत्ता से बीजेपी की विदाई के बाद कांग्रेस समेत विपक्ष में उम्मीदों से भरा शोर दिख रहा है और मीडिया में एक से एक विश्लेषण करने की होड़ दिख रही है, जिसका निचोड़ ये है कि विपक्ष को 2024 के लिए नई संजीवनी मिल गई है और बीजेपी के रास्ते में बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। इस वीडियो में हम कर्नाटक के नतीजे के बाद बने हालात पर दिलचस्प बात करेंगे। वीडियो में 2024 में विपक्ष के लिए उम्मीद और बीजेपी के लिए आशंका की चर्चा के बीच फैक्ट पर बात होगी। दोस्तों, कर्नाटक के नतीजे के बाद यही कहा जा रहा है कि 2024 के लिए कांग्रेस का कद बढ़ जाएगा, जिसके बाद सवाल है कि क्या दूसरी विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी की लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लेंगी, यानी जो 2019 में नहीं हुआ था वो 2024 में हो जाएगा। इसका जवाब तो फिलहाल बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, एक बात कही जा सकती है कि जो 2019 में हुआ वो फिर 2024 में हो सकता है। मतलब एक बार फिर ब्रांड मोदी के दम पर बीजेपी लोकसभा की लड़ाई जीत सकती है। इसके पीछे दो मजबूत आधार हैं। पहला, अलग अलग विचारधारा और क्षेत्रीय पार्टियों को एक साथ जोड़ने के लिए कांग्रेस अब तक कोई फॉर्मूला नहीं निकाल पाई है। दूसरा, 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हार चुकी बीजेपी ने उन्हीं राज्यों में जबरदस्त परफॉर्म किया था। वो राज्य थे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उससे पहले कर्नाटक। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि बीजेपी 2018 में भी कर्नाटक की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बहुमत से थोड़ी दूर थी और कम सीटों के बावजूद कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी बीजेपी से करीब 1.5% ज्यादा था। कांग्रेस जेडीएस ने बिना वक्त गंवाए गठबंधन की सरकार बना ली थी। बाद में कर्नाटक और मध्य प्रदेश में जो खेल हुआ वो एक अलग कहानी है, लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि कैसे 2018 में 4 बड़े राज्यों के चुनाव में बीजेपी की हार हुई, लेकिन उन्हीं राज्यों में लोकसभा चुनाव में बड़ा मैंडेट हासिल किया। क्योंकि राज्य और केंद्र का चुनाव अलग होता है। खासकर केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए जनता का मूड अलग अलग ही नजर आया। इसे 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन भी साबित करता है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें जीती थी, राजस्थान की 25 में से बीजेपी ने 24 सीटें जीती थी और कुछ महीनों पहले विधानसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस का स्कोर 0 था। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने 2018 का विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में राज्य की 29 सीटों में सिर्फ एक सीट जीत पाई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में 11 में सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। इसके अलावा आप कुछ और उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि विधानसभा में बीजेपी कहीं नहीं है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का हर विधानसभा में परफॉर्मेंस बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी और 18 सीट जीत लिए। बीजेपी ने 2019 में ओडिशा में भी 8 सीट जीत लिए। इससे जाहिर है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजों का मेल खाना जरूरी नहीं है। अब इस वीडियो का दूसरा हिस्सा देखते हैं और एक बार फिर कर्नाटक पर लौटते हैं, जहां संक्षेप में कर्नाटक में बीजेपी की हार को समझ लीजिए, जिसके कई कारण हैं। इसमें सिर्फ करप्शन का मुद्दा नहीं, बल्कि कांग्रेस का एकजुट होकर लड़ना, लिंगायत समुदाय का बीजेपी से मोह भंग होना और येदुरप्पा जैसे नेता को नजरअंदाज करना भी बीजेपी के लिए महंगा साबित हुआ। क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी मतलब येदुरप्पा कहा जाता है और खुद येदुरप्पा उसी लिंगायत समुदाय से आते हैं जो 2 दशकों से बीजेपी का परंपरागत वोट माना जाता था। राज्य में जिसकी आबादी अकेले 17% है, लिंगायत समुदाय के वोट ने कैसे बीजेपी का खेल खराब किया वो समझिए। कांग्रेस ने 46 लिंगायत उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिनमें 37 जीत कर आ गए, यानी 80% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। जबकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस के सिर्फ 13 विधायक लिंगायत समुदाय से थे, यानी इस बार 24 विधायकों की बढ़त और अकेले इसी ने कांग्रेस को 113 के बहुमत के आंकड़े के पार नहीं, बहुत आगे पहुंचा दिया। ये 1989 के बाद कर्नाटक में कांग्रेस की सबसे प्रचंड जीत है और लिंगायत विधायकों की संख्या भी सबसे बड़ी है, जब कांग्रेस के 44 विधायक लिंगायत समुदाय से थे। लेकिन 2023 में कांग्रेस की कामयाबी का श्रेय उसके 2 बड़े जमीनी नेताओं को भी दिया जा रहा है। लेकिन जहां मजबूत स्थानीय नेता नहीं है, वहां कांग्रेस नेतृत्व को कमाल करके दिखाना होगा, जो मोदी ने कई राज्यों में कर दिखाया।
तभी तो दिल्ली में मोदी के सामने राहुल गांधी की टक्कर हो पाएगी। इससे पहले कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश का चुनाव भी जीता था, लेकिन हिमाचल का एक सच ये भी है कि वहां 1985 के बाद से हर चुनाव में सत्ता बदलने का ट्रेंड रहा है। वैसे ये भी जान लीजिए कि कुछ यही ट्रेंड कर्नाटक में भी रहा है। इसीलिए बड़ी बात ये है कि ब्रांड मोदी को नुकसान पहुंचाने या बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप को कमान संभालनी होगी। और बीजेपी को झटका विधानसभा चुनाव से भी दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सही राज्य चुनना होगा। जैसे कांग्रेस के लिए यह मौका गुजरात में था। अगर गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कामयाब होती तो 2024 में बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक और कांग्रेस के लिए बड़ा मोमेंटम बनता। गुजरात से कांग्रेस वो बड़ा संदेश देने में चूक गई और 150 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी ने कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर प्रचार के मैदान से ही गायब दिखे, जिसने ब्रांड राहुल को और धक्का पहुंचाने का काम किया। यानी जिस चेहरे पर कांग्रेस ब्रांड मोदी से टकराने की सोच रही है, उन्होंने बीजेपी के सामने कोई बड़ी चुनौती पेश ही नहीं की। इसीलिए 2023 में कर्नाटक हारने के बाद भी ये मानना गलत होगा कि नेशनल लीडर के तौर पर नरेंद्र मोदी की छवि को अभी कोई नुकसान पहुंचा है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता के लिए मोदी की तुलना राज्य के बड़े नेताओं से नहीं, बल्कि दिल्ली में बैठे नेताओं से की जाएगी। कंक्लूजन ये है कि कर्नाटक की हार से किसी कंक्लूजन पर पहुंचना सही नहीं है। वैसे भी बीजेपी की असल ताकत देश का उत्तरी हिस्सा या हिंदी पट्टी के बड़े राज्य हैं, जहां विपक्ष के खेमे में फिलहाल मोदी की लोकप्रियता को टक्कर देने वाला नेता नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपसे ये गुजारिश भी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।